आज के क्लास में हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट करेंगे। तो ये क्लास हमारा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का एकदम ही इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगा। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया, ये जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में इतना स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, वो कैसे डिस्कवर हुआ। बिकॉज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को जिसने डिस्कवर किया था वो एक इंडियन थे। तो इंडियन फिजिसिस्ट सर सीवी रमन थे जिन्होंने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कवर किया था। उनको इस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के वजह से ही, बेसिकली हम तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, क्या जो प्रोसेसेस है वो सब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो एक्चुअल चीज था जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला था 1930 में उनको नोबेल प्राइज मिला था बिकॉज रमन इफेक्ट के बारे में। बिकॉज उन्होंने जो काम किया था वो तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर, हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर पढ़ेंगे, बट एक्चुअली जो चीज उन्होंने डिस्कवर किया था दैट वाज रमन इफेक्ट। वो क्या था, वो था स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर वो कुछ डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे थे। तो दैट टाइम वो जब अपने स्टडीज को भी कंटिन्यू करते थे, वो अपने स्टडीज के साथ साथ ही ये जो रमन इफेक्ट था, रमन इफेक्ट को उन्होंने डिस्कवर किया था। उसी वजह से हम सीवी रमन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, नेक्स्ट में हम जाएंगे कि उन्होंने डिस्कवर कैसे किया था। तो बेसिकली वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को लेकर काम कर रहे थे। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या चीज है, हम थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि स्कैटरिंग्स क्या है, कैसे कॉलिशंस होते हैं, क्यों स्कैटरिंग को हमको जानना इतना जरूरी है। ये इंट्रोडक्टरी क्लास होगा, तो इसलिए इस क्लास में अगर हम जान लेंगे तो उसके बाद जो हम फर्दर स्टडीज करेंगे रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को लेकर, क्यों हम चीजें पढ़ रहे हैं, तो वो हमको समझने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब है, ये जो लाइट है, लाइट अगर यहाँ पर मैंने दिखाया है, अगर लाइट स्कैटर करेगा तो लाइट को हमको क्या पता है, जो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के स्टार्ट में भी हमने बोला था मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी चीज क्या है वो डिस्कस करने के लिए, दैट इज जब मॉलिक्यूल के साथ जब लाइट के इंटरेक्शन होता है, लाइट मतलब जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका इंटरेक्शन होता है, तब क्या क्या चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं, वो सारी चीजें हमने बोले थे। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा वही चीज फिर से कंटिन्यू करेंगे, दैट इज जब लाइट, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इट इंटरेक्ट्स विथ मैटर। मैटर के साथ जब इंटरेक्ट करेगा, लाइट का क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होने की वजह से उसका एक स्पेसिफिक वेवलेंथ होगा, उसका एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी भी होगा, जो कि हमको ये पता है कि रेड लाइट, वायलेट मतलब विबज्योर जो हमारा पास है, विबज्योर जो है, विबज्योर में हमको क्या पता है कि सारे लाइट्स का जो वेवलेंथ है ये डिफरेंट है। ये सारे फिनोमेना से वेवलेंथ डिफरेंट है, वेवलेंथ डिफरेंट होने की वजह से फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट है। तो ये जो चीजें है ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अगर जो सारी लाइट्स है, लाइट का अगर जो वेवलेंथ और जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट होने की वजह से जब भी एक लाइट एक मैटर के साथ कोलिशन करता है तो उसका जो वेवलेंथ है वो चेंज होता है। ठीक है, देखो, अगर हम एक मैटर को कंसिडर करते हैं, ये हमारा एक मैटर हो गया, इस मैटर के साथ कोई भी रेडिएशन अगर इंटरेक्ट करेगा, ये क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन, जिसकी वजह से इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई का मतलब इंसिडेंट रेडिएशन। इसका एक फ्रीक्वेंसी होगा, दैट इज हम लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिस्कस करेंगे। देयरफॉर वी कैन राइट दैट जो इंसिडेंट रेडिएशन होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम न्यू आई से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग दैट इज जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोई मैटर के साथ इंटरैक्ट करेगा तब क्या क्या चीजें हो सकते हैं, तब तीनों फिनोमेना पॉसिबल्स है। वन इज कि जितना एनर्जी, मतलब एक तो जो वेव हमारा जो मैटर के साथ इंटरैक्ट कर रहा है उसका एक पर्टिकुलर एनर्जी भी प्रेजेंट होगा। अगर फ्रीक्वेंसी न्यू होता है तो एनर्जी कितना होगा, एच न्यू आई होगा। एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, हमको पता है। तो अब हम देखते हैं जो तीनों फिनोमेना के बारे में बोला है, दैट इज जब लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करेगा तब एक चीज हो सकता है कि जितना एनर्जी के साथ जो हमारा जो रेडिएशन था, दैट इज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, रेडिएशन था, वो जितना एनर्जी के साथ मॉलिक्यूल के साथ कोलिशन किया था, कोलिशन के बाद एक रेडिएशन होगा जो कि मॉलिक्यूल से निकल जाएगा।
तो उसका एनर्जी भी अगर सेम हो, दैट इज इसको हम बोल सकते हैं, वी कैन राइट दैट एनर्जी के टर्म्स में नहीं, हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ही पढ़ेंगे। दैट इज ये हम न्यू फाइनल बोल सकते हैं। तीनों केसेस हो सकते हैं, देयर आर 3 केसेस पॉसिबल। वन वेयर जो इंसिडेंट रेडिएशन है और जो रेडिएशन हम निकल जा रहा है, दैट इज द स्कैटर्ड रेडिएशन, दोनों का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो सेम हो सकता है। सेकेंड केस हो सकता है, दैट इज ये कब होगा, सेकेंड ये कैसे हो सकता है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। देखो एक चीज हमने बोल लिया, दैट इज जो इंसिडेंट रेडिएशन होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी है और जो स्कैटर्ड रेडिएशन होगा दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा। और एक चीज हो सकता है, दैट इज दोनों का फ्रीक्वेंसी नहीं भी सेम हो सकता है। उसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, उसके अंदर दोनों पॉसिबिलिटीज है। वन इज कि हमारा जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो हमारा फाइनल जो रेडिएशन निकल रहा है उसके फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो सकता है, और एक बार हो सकता है उसके फ्रीक्वेंसी से कम भी हो सकता है। ये कैसे पॉसिबल है, देखो ये केस का मतलब होता है दैट इज जो इंसिडेंट रेडिएशन है उस इंसिडेंट रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है, और जो मैटर से निकल जा रहा है दैट इज स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी, उसका वो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कम है। इसका मतलब मॉलिक्यूल कुछ एब्जॉर्ब कर ले रहा है। और नेक्स्ट केस जो पॉसिबल है, अगर मॉलिक्यूल देखो यहाँ पे एनर्जी कितना होता है एच न्यू वाई, और यहाँ पे कितना एनर्जी होगा, ये एनर्जी होगा एच न्यू एफ होगा। अगर मॉलिक्यूल थोड़ा सा एनर्जी खुद के पास रख लेगा तो इसका मतलब क्या होगा, थोड़ा सा एनर्जी जो स्कैटर्ड होगा, मॉलिक्यूल के पास जितना भी एनर्जी रख लेगा स्कैटर्ड रखने के बाद जो बाकी का पोर्शन होगा वो तो स्कैटर्ड कर देगा। तो अगर स्कैटर्ड पोर्शन कम होता है इसका मतलब मॉलिक्यूल टू सम अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, दैट इज द दिस केस जहां पर मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। और एक और केस होता है, दैट इज यहाँ पर मॉलिक्यूल हम बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के साथ जब इंसिडेंट रेडिएशन आएगा, जब इंसिडेंट रेडिएशन कोलाइड करेगा उसके बाद मॉलिक्यूल अपने से थोड़ा एनर्जी उस रेडिएशन को दे देगा। तो फिर क्या होगा, जो स्कैटर्ड रेडिएशन होगा मतलब जो मॉलिक्यूल से निकल जाएगा उसका एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। अगर एनर्जी का वैल्यू इंक्रीज होगा तब तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज वाई जो न्यू फाइनल होगा वो न्यू इंसिडेंट से ज्यादा होगा। ठीक है, तीनों फिनोमेना तो पॉसिबल है। अभी ये तीनों फिनोमेना को हम कैटेगराइज कैसे करेंगे, मतलब ये जो स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे। स्कैटरिंग को हम बोल सकते हैं, स्कैटरिंग को बेसिकली हम कोलिशन के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक मैटर होता है, देखो मैटर तो हमने ड्रॉ कर लिया था, मैटर में एक फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन आएगा, उसके बाद वहां से एक रेडिएशन निकल जाएगा, तो इसका मतलब कोलिशन हो रहा है, उसी वजह से तो कोई लाइट स्कैटर हो रहा है। दैट इज वाई हम कोलिशन को दोनों कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सॉरी, collision. Okay, first collision could be elastic collision and next one will be inelastic collision. ठीक है, बेसिकली हम जो करेंगे, ये जो तीनों हमने केसेस डिस्कस किया है इन तीनों को ही वहां पर फिर से कैटेगराइज कर देंगे। दैट इज जब इलास्टिक कोलिशन कब होगा, जब कोई भी एनर्जी का चेंज नहीं होगा, नो एनर्जी इज एक्सचेंज्ड। नो एनर्जी इज एक्सचेंज्ड एंड यहां पर हम बोल सकते हैं एनर्जी इज एक्सचेंज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट इज हमने यहाँ पे जो कैटेगरीज किया था, हम नो एनर्जी एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, कोई भी जब भी इंसिडेंट रेडिएशन जो आएगा और जो फाइनल रेडिएशन जो कि स्कैटर्ड हो जाएगा, दोनों के बीच में जो दोनों का जो एनर्जी का वैल्यू होगा उनमें कोई चेंज नहीं होगा, तो तब उस कोलिशन को हम बोलेंगे इलास्टिक कोलिशन। दैट इज जब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी और जो फाइनल फ्रीक्वेंसी दैट इज स्कैटर्ड फ्रीक्वेंसी होगा वो दोनों का वैल्यू सेम होगा। दैट इज हम बोल सकते हैं न्यू आई विल बी इक्वल्स टू न्यू एफ। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे हम बोल सकते हैं न्यू आई विल बी
दोनों केसेस होंगे, एक बार ग्रेटर देन होगा और एक बार लेस देन होगा। ग्रेटर देन कब होता है? जब अगर मॉलिक्यूल थोड़ा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है तब जो स्कैटर्ड होगा उसका एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। अगर स्कैटर्ड होने का जो एनर्जी है वहां पर मॉलिक्यूल थोड़ा सा अपना एनर्जी कंट्रीब्यूट कर देता है तो फिर फाइनल का एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे हमने कैटेगराइज कर लिया। तो अभी जो ये कॉलिशन है और जो स्कैटरिंग है हमने उन दोनों को तो डिवाइड कर लिया कि एक हो सकता है इलास्टिक कॉलिशन, मतलब जब भी कोई किसी भी मॉलिक्यूल के साथ हमारा इलास्टिक कॉलिशन होता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब आयंस और चार्ज पार्टिकल, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। तो जब भी कॉलिशन, इलास्टिक कॉलिशन का मतलब ये होता है कि कोई एनर्जी का चेंज नहीं होगा, और इन इलास्टिक कॉलिशन का मतलब होगा कि कोई ना कोई एनर्जी का तो चेंज आएगा। अभी ये जो हमने दोनों कैटेगराइज किया है, यहाँ पे हम जो हमारे केमिस्ट्री के सिलेबस में बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कॉलिशन के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हमारा होगा सिलेबस में। वन इज Compton effect, second will be Rayleigh scattering, and third one जो हम इस चैप्टर में इलेबोरेटली डिस्कस करेंगे दैट इज रमन स्कैटरिंग। कॉम्पटन इफेक्ट बेसिकली स्कैटरिंग ही होता है, तो बट उसका नाम हम कॉम्पटन इफेक्ट ऐसे बोलते हैं। तो ये जो तीनों स्कैटरिंग्स है इनको हम कैसे कैटेगराइज करें? देखो, ये जो रेले स्कैटरिंग है, रेले स्कैटरिंग इज बेसिकली इलास्टिक कॉलिशन। रेले स्कैटरिंग हमको मिलता है मॉलिक्यूल के लिए, मतलब एक मॉलिक्यूल में अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर कोलाइड करता है तो उसके बाद जब भी पूरा एनर्जी के साथ वो स्कैटर हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं रेले स्कैटरिंग। दैट इज रेले स्कैटरिंग इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कॉलिशन। हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं किनके लिए? मॉलिक्यूल्स के लिए। ओके, नाउ जो कि कॉम्पटन इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट इज बेसिकली फॉर इनइलास्टिक कॉलिशन। ओके, तो कॉम्पटन इफेक्ट, इनइलास्टिक कॉलिशन, कॉम्पटन इफेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे? कॉम्पटन इफेक्ट में बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स दैट इज charge, we can say that it is a charge particle. तो चार्ज पार्टिकल में हम क्या देखते हैं? अगर कोई यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है तो देखो, अगर कोई एनर्जी इंसिडेंट रेडिएशन अगर आएगा तो फिर वहां से थोड़ा एनर्जी ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लेगा, या फिर कंज्यूम करने के वजह से जो हो जाएगा, जो स्कैटर्ड एनर्जी होगा, स्कैटर्ड एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा कॉम्पटन इफेक्ट, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी का अमाउंट तो डिक्रीज कर जाएगा। तो ये होता है हमारा इनइलास्टिक कॉलिशन। दैट मीन्स इनइलास्टिक कॉलिशन में हम बेसिकली चार्ज पार्टिकल्स को देखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा हो गया था दैट इज रेले स्कैटरिंग एंड कॉम्पटन इफेक्ट, जो कि बहुत ही पहले डिस्कवर हो गया था। लेकिन रेले स्कैटरिंग के अंदर ही जो कि हमारे सर सीवी रमन थे, उन्होंने कुछ इन इलास्टिक कॉलिशन भी ऑब्जर्व किए थे। देखो, रेले स्कैटरिंग इज बेसिकली सॉरी रेले स्कैटरिंग इज बेसिकली इलास्टिक कॉलिशन। तो इलास्टिक कॉलिशन का मतलब क्या होता है? कोई एनर्जी का चेंजेस नहीं आएगा, मतलब एक पार्टिकल अगर हम लेते हैं और वहां पर हम अगर एनर्जी को देते हैं, दैट इज अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर इसको अगर कोलाइड करता है तो फिर इसका जितना एनर्जी होगा hν जितना ही एनर्जी होगा, और जो स्कैटर्ड एनर्जी होगा और जो स्कैटर्ड एनर्जी होगा दैट इज hν हम बोल सकते हैं, तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, ये सेम होगा। लेकिन सर सीवी रमन ने
ये ऑब्जर्व किया था कि रेले स्कैटरिंग जो कि एक मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, वहां पर भी टू सम एक्सटेंट इन इलास्टिक कोलिशंस भी हो सकते हैं। दैट इज ठीक है। देखो, रेले स्कैटरिंग अगर एक मॉलिक्यूल को हम कंसीडर करते हैं, हमने जो कि ये सारी चीजें पढ़े थे कि ग्राउंड लेवल पे मॉलिक्यूल्स के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, दैट इज मॉलिक्यूल्स तो बहुत ज्यादा ही होंगे। मतलब अगर हम 100 मॉलिक्यूल्स को कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स लोअर एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट है, जे वहां पर हम बोल सकते हैं कि 95 मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो कि इलास्टिक कोलिशन शो करेंगे। मतलब उनके साथ अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कोलाइड करता है तो वो रेले स्कैटरिंग ही शो करेगा। लेकिन वो जो 5 मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि शो करेंगे इन इलास्टिक कोलिशन, मतलब आइदर एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा और एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। Majority of molecules shows relay scattering, जिसको मैं स्कैट से लिख रही हूँ, relay scattering। only 1 to 2% of them shows Raman इफेक्ट। मतलब रमन इफेक्ट बेसिकली वही चीज है जो कि हमारा जो इन एक इलास्टिक कोलिशन, रेले स्कैटरिंग तो बेसिकली एक इलास्टिक कोलिशन है। तो उस इलास्टिक कोलिशन के अंदर जो कि एक इन इलास्टिक कंडीशन हमको दिख रहा है, उसी चीज को सर रमन ने डिस्कवर किया था। तो उसी वजह से ये जो इफेक्ट है इसका नाम रमन इफेक्ट दिया गया था। ठीक है, तो अभी ये रमन इफेक्ट हमको क्यों दिख रहा है? देखो, हमने ऑलरेडी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंप्लीट कर लिया था। दैट इज हम यहाँ पे बोल रहे हैं एक अगर पार्टिकल हम प्रेजेंट होता है तो वहां पर हम एनर्जी अगर प्रोवाइड करेंगे तो मैक्सिमम ऑफ एनर्जी विल हैव द सेम वैल्यू, इंसिडेंट के साथ उसका सेम वैल्यू होगा। लेकिन यहाँ पर और दोनों केसेस पॉसिबल है, दैट इज जहां पर एनर्जी बेसिकली हम बोल सकते हैं इंक्रीज हो जाएगा, और सेकेंड केस ऐसा पॉसिबल है जहां पर हम बोल सकते हैं, हम इसको डैश से रिप्रेजेंट करें, डबल डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ये दोनों केसेस है। ये हो गया हमारा इलास्टिक केस और ये हो गया हमारा इन इलास्टिक। मतलब कि मॉलिक्यूल के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मॉलिक्यूल मैं बोल रही हूँ, ये हमको बहुत ही माइन्यूटली ख्याल रखना पड़ेगा। दैट इज देखो, कॉम्पटन इफेक्ट में जो है वो एक चार्ज पार्टिकल है। अगर हमारे पास पार्टिकल चार्ज होता है, दैट इज अगर इलेक्ट्रॉन होता तब अगर हम इनइलास्टिक कोलिशन को ऑब्जर्व करते तो उस चीज को हम कॉम्पटन इफेक्ट का नाम लेते। लेकिन कोलिशन मेजोरिटी इलास्टिक ही है, मतलब जो कि स्कैटरिंग है वो रेले स्कैटरिंग ही है। बट रेले स्कैटरिंग के अंडर पे हम देख रहे हैं वहां पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जो कि इनइलास्टिक कोलिशन शो कर रहे हैं, तो उनको हम रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो एक हो जाएगा जब एनर्जी इंक्रीज करेगा। एनर्जी कब इंक्रीज करता है? अगर जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसके साथ जब मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो मॉलिक्यूल का पास तो थोड़ा सा अपना एनर्जी होगा। अगर वो अपना एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, डिक्रीज कर देगा मतलब थोड़ा सा खुद का एनर्जी वो जो रेडिएशन आया था रेडिएशन को दे देगा। दैट मीन्स जो स्कैटर्ड रेडिएशन होगा उसका एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर हमारा एनर्जी डिक्रीज करता है, दैट इज मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करने के बाद वो जो इंसिडेंट रेडिएशन था, इंसिडेंट रेडिएशन से मॉलिक्यूल कुछ एनर्जी अपने पास रख लेता है और बाकी का एनर्जी स्कैटर कर देता है। तो ये हमारा जो
केस है, ये तो रमन इफेक्ट है। यहाँ पर बेसिकली जो चीजें हम ये जो इन इलास्टिक जो केस है ये हम दिख सकते हैं बिकॉज ऑफ जो चेंजेस होगा रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल अगर मॉलिक्यूल का एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, मॉलिक्यूल का एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब अगर वो लोअर रोटेशनल एनर्जी से हायर रोटेशनल एनर्जी तक जा सकते हैं या फिर लोअर वाइब्रेशनल से हायर वाइब्रेशनल लेवल तक मूव कर सकते हैं। और उल्टा भी हो सकता है, मतलब अगर मॉलिक्यूल का एनर्जी हम जो बोल रहे हैं कि डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल हायर रोटेशनल लेवल से लोअर रोटेशनल लेवल में आ रहा है या फिर मॉलिक्यूल हायर वाइब्रेशनल लेवल से लोअर वाइब्रेशनल लेवल पर आ रहा है। तो इस चीज को हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि कैसे मॉलिक्यूल्स आ रहा है। मतलब मेरा यहाँ पे बोलने का रीजन ये था कि जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो बेसिकली हमारा रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। इसके लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम दोनों पार्ट में देखेंगे, एक होगा रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और एक होगा वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। ये क्लास हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास था। थैंक यू।